कभी ऐसा सोचा है जो राजपूत अपने साहस और शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं, वे मुगलों के सामने क्यों झुक गए? क्या यह केवल युद्ध की हार थी या उनके पतन की असली वजह उनके भीतर की कुछ और थी? इतिहास केवल बीते समय की कहानियां नहीं है, बल्कि यह आज के समाज को समझने का जरिया है। हाल ही में उदयपुर में मेवाड़ रॉयल फैमिली के बीच जो विवाद हुआ है, उसने फिर से उस ऐतिहासिक सवाल को जीवित कर दिया है कि राजपूतों का पतन क्यों हुआ और उनकी शक्ति और एकता किस तरह कमजोर हुई। आज हम न केवल मेवाड़ के शाही परिवार के इस वर्तमान विवाद को समझेंगे, बल्कि उस ऐतिहासिक संदर्भ को भी विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, जिसने भारत को एक लंबे समय तक गुलाम बनाए रखा। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान की। कुछ ही दिनों पहले उदयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में एक बड़ी विचित्र और तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। विश्वराज सिंह, जो मेवाड़ के 77वें महाराणा हैं, उनके चचेरे भाई लक्षराज सिंह और उनके समर्थकों ने उनके इस घोषणा को चुनौती दी। यह तनाव पत्थरबाजी और हिंसक झड़प तक पहुंच गया और राज परिवार की लड़ाई सड़कों पर आ गई और राज परिवार की इज्जत भी तार-तार हो गई। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या यह विवाद सिर्फ संपत्ति के बंटवारे का है या इसके पीछे कहीं इसमें राजपूतों के सामूहिक पतन का इतिहास छिपा है? आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करने के लिए अपने साथ एक लाए हैं खास मेहमान, यश श्रीवास्तव। यश श्रीवास्तव इतिहास के मर्मज्ञ हैं और खास तौर पे मध्यकालीन भारत पर उनकी बड़ी जबरदस्त पकड़ है। तो यश जी, द एक्सप्लेनर के आज के इस अंक में आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। तो ये जो पूरा विवाद है, इस विवाद को आप किस नजरिए से देखते हैं? और उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इस विवाद की वजह क्या थी, ताकि हमारे दर्शक जो हैं उसको अच्छे से इसको समझ जाएं। विकास जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये जो लड़ाई है राज परिवार की, ये कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है और अगर आप थोड़ा-सा इतिहास में जाएँगे तो देखेंगे कि ये इस टाइप का संघर्ष आपको महाराणा प्रताप के टाइम पे भी देखने को मिलता है। जब राणा महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद में और गद्दी के लिए संघर्ष होता है उनके सौतेले भाई जगमाल से, तो महाराणा बनना सिर्फ़ ये नहीं है कि आप गद्दी पे बैठ गए या आपको एक आदेश मिल गया। उसमें ज़रूरत होती है आपको महाराणा मेवाड़ मेवाड़ के अंदर में 16 उमराव आती हैं। तो उनकी भी परमिशन लगती है और आप उस काबिल होंगे जब आपको 16 उमरावों का समर्थन होगा तभी आप महाराणा बन सकते हैं। तो जगमाल के भी महाराणा तो बन गए, जैसे कि मेवाड़ के राजवंश में प्रथा है कि अ, जो घोषित उत्तराधिकारी होते हैं, जो घोषित महाराणा होते हैं, प्रेडेसेसर्स होते हैं, तो वो जो है अपने जिनका निधन हुआ होता है पूर्व के महाराणा के, उनके जो है अंत्येष्टि में नहीं जाते, वो गद्दी को सिक्योर करते हैं। आप देखेंगे कि महाराणा प्रताप के टाइम पे ये हुआ कि महाराणा प्रताप चले गए अपने फादर के उसमें अंत्येष्टि में और जगमाल ने गद्दी हासिल कर ली। लेकिन फिर सारे उमरावों ने मिलकर उसका विरोध किया और उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट थे वो थे चुंडावत राजपूत। तो चुंडावत जो थे, जो कि सबसे इनका सबसे अपर एक पोजीशन है महाराणा के कोर्ट में। उनकी गद्दी महाराणा के पास में लगती है। तो जो है उन लोगों ने बहुत प्रोमिनेंटली इसका विरोध किया और उनको गद्दी छोड़नी पड़ी और महाराणा प्रताप बैठे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपने यहाँ भारत में या हिंदू राजाओं में ये प्रथा थी कि सबसे बड़ा लड़का ही गद्दी लेता था। तो ये चीज़ क्लियर थी, ये संघर्ष आपको ज़्यादातर मुस्लिमों में देखने को मिलेगा कि सारे गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, लेकिन हिंदुओं में ये चीज़ बड़ी ही क्लियर थी शुरुआत से कि बड़ा लड़का ही गद्दी का वारिस होगा। तो इस क्रम में महाराणा प्रताप सबसे बड़े भी थे, तो उन्हीं का हक बनता था और सारे उमरावों का भी समर्थन था। अब आते हैं करंट सिनेरियो में महाराणा महेंद्र सिंह यहाँ पर और यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने जी। बहुत अच्छे से जो इसका जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, वो बताया है। ये जो 16 उमराव थे,
जो महाराणा प्रताप के समय में जो ये प्रथा थी, जो जी, एक एक मैं कहूँगा प्रथा क्या थी, ये एक प्रोसेस था, जो जी, एक जी। परंपरा के तहत डेवलप हुआ होगा। तो क्या अभी भी ये जो 16 उमराव है, क्या उस तरह की कोई प्रक्रिया है या फिर ये पूरी तरह से परिवार का भी आपसी मामला होकर के रह गया है? नहीं, ये सिर्फ़ परिवार का आपसी मामला नहीं है और जैसे कि अब तो सब लोग जानते हैं कि लोकतंत्र है, किंगशिप होती नहीं, लेकिन किंगशिप अभी भी सिम्बॉलिक है और उसका वो जो उस ट्रेडिशन में, उस लोकेलिटी में, उस जगह पे बहुत ही वैल्यू है उसकी, उस पद की। लोग अभी भी उनको उसी नज़रिए से देखते हैं, वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो म अ, म महाराणा भगवत सिंह के बाद में महाराणा महेंद्र सिंह का कोरोनेशन होता है और 16 उमराव का पूरा समर्थन प्राप्त होता है उनको और चुंडावत जो हैं उनका भी समर्थन होता है, जो कि सबसे प्रोमिनेंटली माना जाता है। अगर चुंडावत का समर्थन हो गया तो फिर ये मान लिया जाएगा कि महाराणा है वो हमेशा से उनके लॉयल रहे हैं। और अभी रिसेंटली जब महाराणा महेंद्र सिंह का निधन हुआ, उसके बाद में इसी नवंबर में ही निधन हुआ था और उसके 10-12 दिन के बाद में ये कोरोनेशन हुआ है महाराणा ये विश्वराज सिंह का। तो इसमें भी 16 उमराव का समर्थन प्राप्त था उनको, सारे लोगों ने तिलक लगाया है और सबसे जो मुख्य है कि महाराणा जो चुंडावत के अभी करंट के वो हैं वंशज हैं, श्री देवव्रत सिंह चुंडावत, उन्होंने भी उनका तिलक किया है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया वगैरह पे कि उन्होंने तलवार से और अपने अंगूठे को वो करके काट के और उनको तिलक लगाया है, तो वो मान लिया गया और जनसमर्थन भी यही है कि कि क्योंकि ये लोग पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे, विश्वराज सिंह और इनके फादर महाराणा महेंद्र सिंह बीजेपी के प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं, तो मास हमेशा इनके साथ रहा है और क्योंकि महाराणा अरविंद सिंह के पास विल है, लीगल है कि जो है उनको वो अपनी विल में लिख के ले गए थे। तो एक उनके पास एक ये लीगल एडवांटेज है, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट और सारे उमराव का, सारे राजपूत घरानों का समर्थन जो है वो महाराणा विश्वराज सिंह की तरफ दिखता है। हाँ, मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि कई साल पहले मैं उदयपुर गया था और हाल ही में मैं जयपुर भी गया था, तो चूँकि मेरी भी इतिहास में बड़ी दिलचस्पी है, तो अगर आप किले की दीवारों को देखेंगे और आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो सिर्फ़ एक चूने और रोड़ी की दीवारें हैं, लेकिन उस दीवारों के पीछे एक इतिहास छुपा हुआ है। उसके पीछे रक्त-रंजित कहानियाँ हैं, उसके पीछे सियासत की चालें हैं। तो मेरी थोड़ी-सी इच्छा रहती थी कि मैं लोग क्या सोचते हैं क्योंकि राजशाही तो चली गई, लेकिन मैंने ये नोटिस किया ये जयपुर में भी और उदयपुर में भी जो आम लोग हैं, अभी भी उनको महाराज के तौर पे देखते हैं और बड़ी श्रद्धा है। और अ, जो राज परिवार क्या करता है, कैसे बिहेव करता है और किस तरीके से है, तो उसका एक लोगों के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त जब बहुत ज़बरदस्त असर है, इस चीज़ को लेकर के। और सिटी पैलेस तो अपने आप में बड़ा एक अद्भुत मुझे लगता है कि ये तो अरबों की प्रॉपर्टी होगी। और एक-एक जो आइटम है उसके भीतर जो डिस्प्लेड है, वही आइटम मतलब ना जाने उसकी अभी आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ना जाने कितनी कीमत होगी। तो आपने अभी तक ये बताया कि जो विश्वराज जी हैं, उनको ना सिर्फ जन समर्थन है, बल्कि उमराव का भी समर्थन है और वो पब्लिकली ग्राउंडेड भी हैं। वहीं जो लक्ष्यराज का ऐसा कहीं कोई रुतबा ये नहीं है और इस बात को लेकर के थोड़ी क्या काफ़ी जलन की भावना या ये जो कहिए कि जो एक जो प्रतिद्वंदिता की भावना जो है, उन दोनों के बीच में चल रही है। वैसे भी पिता तक तो ठीक है, लेकिन चाचा के बेटे आपस में शायद ही अ, मित्रवत रह पाते हैं या कर पाते हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में? जी, ये तो है ही है। अब अक्षरा जी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और विज़िबल काफ़ी रहते हैं पब्लिक में, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया पर ही है या ज़मीन पर भी है कुछ? सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा दिखता है, ग्राउंड पे तो नहीं दिखता, ग्राउंड पे होता तो हो सकता है उन्होंने अपना राजनीति में भी दाँव खेला होता, हाँ, जो राजमहल की होती। लेकिन ऐसा कुछ हाँ। दिखता नहीं है और अभी मैंने ये पूरा जो क्लैश है उसके बाद जितने भी इंटरव्यू देखे हैं लोगों का व्यू वर्जन सुना है, लोगों का पूरा जन समर्थन विश्वराज सिंह के साथ है
और इंटरव्यू भी मैंने उनके कुछ देखे, वो काफ़ी क्लियर हैं कि इसमें ऐसा कुछ क्लैश करने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपली एक प्रोसेस था कोरोनेशन का। और कोरोनेशन के बाद में वो लोग दर्शन करने जाते हैं ढूढ़ी के, जो कि सिटी पैलेस कैंपस में अंदर है। और दूसरा होता है एकलिंग जी महाराज के दर्शन होता है। तो वो प्रोसेस था। और उनके जो भी स्वराज के समर्थक थे, वो ये भी कह रहे थे कि हमने बात करी थी लक्षराज सिंह से कि आप जो है अलाउ कर दीजिए दर्शन के लिए, ऐसा कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई इसमें उत्पात या कोई भी वो नहीं होगा, नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। अगर आपको कोई भी आपत्ति है तो आप 5 लोगों के साथ अलाउ करिए विद पुलिस फ़ोर्स, और हम सिर्फ़ सिंपल दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन चूँकि इनको लगा होगा कि महाराणा अगर ये अलाउ कर देंगे तो फिर वो ऊपर हो जाएँगे या महाराणा मान लिए जाएँगे, ऐसा कुछ इनसिक्योरिटी रही होगी, ये जो मुझे तो। सिटी पैलेस है, क्या सिटी पैलेस की जो स्वामित्व है वो लक्ष्यराज के पास है? लक्षराज के पास नहीं, उनके पिता के पास है। उनके पिता के पास विल है। और पब्लिक तो ये भी कह रही है कि उनके पिता 4-5 साल से दिखे नहीं हैं। सारी बात लक्षराज कर रहे हैं, तो जो डायरेक्ट जिसके नाम पे विल है वो बात कर सकता है, और वो तो विल के वो प्रेज़ेंटेटर बन रहे हैं, तो उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर ये चीज़ अरविंद सिंह करते हैं अपोज़ डायरेक्टली, तो फिर उसका एक लॉजिक भी बनता है। जो विल पे है वो आए बात करे, और वो तो दिखते नहीं हैं। तो प्रेज़ेंटेटर यही हैं उनके। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस तरह के जो विवाद हैं, ना सिर्फ़ आपको राजस्थान के भीतर भी कई ऐसे राज परिवार हैं, जिनके बीच में विवाद है। उसके अलावा आपको सिंधियाज हैं, सिंधियाज में भी आज भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। उसके अलावा दक्षिण भारत के भी कई राजशाही वाले परिवार हैं, जिनमें ये चल रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि जब हम इस घटना को ज़रा आप मान कर के चलिए कि ये 2024 में होकर के 1624 जी। और लक्ष्य राज्य और इस तरह का है, तो पहले भी होंगे इस तरह के। तो और जी। समझिए कि दिल्ली में अमित शाह और मोदी की सल्तनत के जगह पे वहाँ पर उस समय का जो भी तत्कालीन मुगल शासक रहा होगा, तो ऐसे में तो अ, ये लोग बहुत प्राइम टारगेट होंगे क्योंकि विवाद है तो वो तो इसका फ़ायदा उठाएँगे ही। तो जी, जी। आपका क्या कहना है कि क्या राजपूत तमाम वीरता, साहस और उसके बावजूद भी आपसी विश्वासघात की वजह से, समन्वय की वजह से वो बार-बार हारे और कहीं न कहीं समझौता करना पड़ा उनको अपना बचाने के लिए। तो इसके बारे में अगर कुछ और भी दृष्टांत हो किसी दूसरे राजवंश का भी तो ज़रा हमें एनलाइटेन करें। देखिए विकास जी, गद्दी का संघर्ष तो हर जगह पे रहा है, सिर्फ़ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में रहा है। आप देखेंगे कि एक ही गद्दी पे कितने वंश बैठे हैं और किस तरीके से तख्ता-पलट हुए हैं। ये बात छिपी नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा कि मुगलों में जब औरंगज़ेब के बाद में सत्ता संघर्ष चल रहा था, तो घोषित बादशाह तो शाह आलम हो गए थे, लेकिन उनको 6 महीने, साल भर तक तो दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया, और वो ब बिहार में पड़े रहते थे। अच्छा, उसी चक्कर में बिहार वो में पड़े बक्सर के होते थे तो शाह आलम तो अ, पड़े रहते थे मतलब क्या करते थे बिहार में? पड़े थे वहाँ पे, अपना दूसरे जो उनके सब्जुगेटरीज़ थे, उनके अंडर थे या अलायंस बना रहे थे। तभी तो वो बक्सर के युद्ध में बलि का बकरा बन गए थे। अच्छा। वो जी, वो उनका तो बैटल था ही नहीं, वो तो अपना अलायंसेस जोड़ रहे थे, अपने आप को मजबूत कर रहे थे। उनको मीर कासिम से हाथ मिलाना पड़ा, और फिर सुजा-उद-दौला के साथ मिलके लड़े कि कुछ हो सकता है, यहाँ पे मिल जाए अगर जीत जाते हैं तो। तो वो तो समझ लीजिए कि बस एक तरफ खाई, कहीं न कहीं कुछ न कुछ हाथ पाँव मारना था। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और भी राज परिवारों में। और चूँकि राज परिवारों के पास प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है और इतने प्रोमिनेंट लोकेशन पे होती है, उसकी धीरे-धीरे वैल्यू बढ़ ही रही होती है, तो फिर इस बात का संघर्ष होना तो बहुत ही लाज़मी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात को। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा उदाहरण है इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर या उसके पहले भी, जब राज परिवारों ने इस मामले को बहुत अच्छे से सँभाला है? क्योंकि किसी भी हालत में राज परिवार जिनकी इतनी श्रद्धा है, जिनका इतना सम्मान है, अगर मैं आज भी महाराणा प्रताप के वंशजों के बारे में सोचता हूँ या शिवाजी के वंशजों के बारे में सोचता हूँ और मान लो कि मुझे पता चले कि वो तो गली के कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रहे हैं, तो उससे बड़ा आघात पहुँचता है, कहीं न कहीं।
तो क्या हमारे पास कोई ऐसा उदाहरण है कि जो बहुत अच्छे से इन्होंने अपना मैनेज किया है और कम से कम मेवाड़ या जो दूसरे राजवंश है उनको कुछ सबक लेना चाहिए इससे? देखिए सर, संघर्ष तो रहा है, दूसरी चीज़ ये है कि सबसे प्रोमिनेंट ये होता है जिसके पास संघर्ष लगभग हर जगह पे रहा है। जहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है कि बड़ा बेटा बनेगा हुँ। या जहाँ बड़ा बेटा बन गया है, तो वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई हैं। लेकिन जहाँ पे कोई भी स्पेस मिल गया है, कोई भी एक फ़ॉल्ट लाइन हो गई है, तो लोग तो उसको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करते ही करते हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि अगर आपके पास आपके जो जितने भी लोकल जमींदार हैं, जो आपके अंडर के राजा हैं, जो उनको अप्रूव करते हैं, अगर उनका सबका समर्थन रहेगा, तो फिर ईज़िली आप जो है गद्दी पे बैठ जाएँगे। और चूँकि 40-50 साल आज़ादी के बाद तो ऐसा संघर्ष जनरली नहीं देखने को मिलता, तो फिर पॉइंट आउट करना है कि अ, ईद का कहाँ इतना ईज़िली हैंडल हुआ है, ये थोड़ा-सा मुश्किल है। और हाँ। इसके लिए थोड़ा-सा पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। हाँ। बस। ये जो विवाद है इसका आपके हिसाब से क्या लगता है? इसका कल्मिनेशन क्या हो सकता है? किस इसमें दिशा तो में ये इसमें तो देखने में कोई विवाद नहीं लगता। अगर उन्होंने अपना राज्याभिषेक कर लिया था, वो सिर्फ़ दर्शन की माँग कर रहे थे, दर्शन में कोई दिक्कत नहीं थी और उनको दर्शन करने देना चाहिए था। वो एक प्रोसीजर था और कम से कम इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए था कि महाराणा प्रताप की फ़ैमिली है और इस तरीके से लड़ने से लोगों को कितना ठेस पहुँचती है, कितनी गलत इमेज जाती है पब्लिक में कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और डिस्प्यूट के लिए। और आप अगर विश्वराज सिंह का स्टेटमेंट सुनेंगे तो बहुत ही क्लियर है और बहुत ही लॉजिकली बात कर रहे हैं कि इसमें कोई संपत्ति विवाद था ही नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैं क्लेम कर रहा हूँ सिटी पैलेस पे। मैं सिर्फ़ दर्शन के लिए परमिशन माँग रहा था बस, और दैट्स इट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। अच्छा, तो कहीं न कहीं ये डर लक्ष्य राज्य को है कि वो महाराणा घोषित हो गए हैं और सिटी पैलेस में वो आ रहे हैं, तो वो सिटी पैलेस जो कि क्राउन जेवेल है, उदयपुर का और जो मेवाड़ परिवार है, मेवाड़ राजवंश है, उसका ये क्राउन जेवेल है, तो कहीं आगे चल कर के उस पर भी ना अपना क्लेम ठोक दे या कुछ कर दे। कहीं न कहीं भीतर में ये बात ज़रूर रही होगी, मन में या लोगों ने समझाया होगा, क्योंकि अधिकतर जो सलाहकार होते हैं, वही भंडोल करते हैं। देखिए, इसमें महाराणा महेंद्र सिंह ने काफ़ी लंबी लीगल बैटल लड़ी है और कई सारे आदेश हैं उनके पास में, कई सारी चीज़ें उनके पक्ष में भी रहीं हाई कोर्ट के माध्यम से। तो एक इनसिक्योरिटी तो इनको है, क्योंकि पब्लिक स ग्राउंड सपोर्ट तो पूरा विश्वराज को दिखता है और चूँकि वो सत्ता में भी हैं, तो उनका इनसिक्योर होना भी थोड़ा-सा ऑब्वियस है। और ये सबसे मुख्य कारण मुझे लगता है कि वो इनसिक्योर हैं कि अ, जन समर्थन है और ये सत्ता में है, तो कहीं ऐसा कुछ ना कर दें, कहीं कोई एक कोर्ट के माध्यम से या लीगल बैटल लड़के और ये ले लें, क्योंकि सारे उमराव का भी समर्थन ये है कि बड़ा बेटा बनता है और महेंद्र सिंह महाराणा थे, लास्ट हमने उनका कोरोनेशन किया है और हम उन्हीं को महाराणा मानते हैं और इसके बाद हम इनको मान रहे हैं, तो उनकी लिनेज को वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा इनसिक्योरिटी का मामला तो है। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हमने अभी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन सुना और मैं तो यही कहूँगा, इतिहास हमें बार-बार सिखाने की कोशिश करता है कि बाहरी ताकतें कभी भी उतनी घातक नहीं होती, जितनी आंतरिक फूट। मेवाड़ के राजवंश का जो कुछ भी अभी हुआ है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यह कहानी सिर्फ़ जो राजपूतों की कहानी रही है, सिर्फ़ वीरता की ही नहीं है, बल्कि यह घटना उस त्रासदी की भी याद दिलाती है, जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ और आपसी झगड़े ने उनकी सामूहिक शक्ति और सम्मान को खत्म कर दिया। आज मेवाड़ का संघर्ष हमें क्या याद दिला रहा है? हम अपने परिवार, समाज और देश की एकता को अगर प्राथमिकता नहीं देंगे, तो भविष्य में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सिर्फ राजशाही पर ही खतरा नहीं है, बल्कि आज तो राजशाही रही नहीं, लेकिन उस सम्मान का क्या होगा? क्या ये सिर्फ लक्ष्यराज और विश्वराज की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसमें महाराणा प्रताप की जो प्रतिष्ठा थी, वो तार-तार हो गई। तो यह सिर्फ एक राज्य परिवार का आंतरिक विवाद नहीं है, यह पूरे समाज के लिए, पूरे भारत के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या हम अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर सामूहिक विरासत को बचा सकते हैं? तो दोस्तों, इतिहास से सबक लेने का समय आ गया है। क्या हम आप
क्या हम अपने अतीत की गलतियों को दोहराएँगे या फिर उससे सबक लेकर के हम आगे बढ़ेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट से ज़रूर बताएँ, हम उसको पढ़ेंगे और जवाब देंगे। और आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक और कमेंट करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। और यश जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।